नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम हेल्पर आरपीएससी आरएसएसबी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस के 2018 के पेपर में, जिसमें साइंस के जो साथियों पीवाईक्यू थे, यानी कि सब्जेक्ट के जो पीवाईक्यू थे, उसके बारे में आज अपन यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। तो साथियों, आज के सेशन में अपना जो पहला क्वेश्चन है वो है, यहाँ पर आपके देख रहे हो, प्रोकैरियोटिक कोशिका में अभाव होता है केंद्रक आवरण और डीएनए का, केंद्रक आवरण एवं लवकों का, डीएनए एवं माइटोकॉन्ड्रिया का, कोशिका झिल्ली एवं केंद्र का। तो साथियों, आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका से जुड़ा हुआ प्रश्न है। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर का सीधा सीधा प्रश्न यहाँ पर पूछ लिया गया था। तो यहाँ पर क्या होता है, केंद्रक आवरण जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं मिलता, लेकिन डीएनए यहाँ पर मिलता है। तो ये तो यहाँ पर हो जाएगा, डीएनए जो है केंद्र कोशिका में मिलता है, सॉरी प्रोकैरियोटिक में मिलता है, तो ये भी यहाँ पर हो जाएगा। और केंद्रक मिलता है लेकिन केंद्रक आवरण नहीं मिलता, तो ये भी यहाँ पर हो जाएगा। तो जो नहीं होगा, जिसका अभाव होगा, जो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा प्रोकैरियोटिक सेल्स में, तो वो क्या होगा मेरे दोस्तों, वो होगा यहाँ पर केंद्रक आवरण और लवक। तो आपको पता है कि विभिन्न प्रकार के लवक यहाँ पर यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, जो कि यहाँ पर अपनी जो प्रोकैरियोटिक सेल है, यानी कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है, उसमें नहीं मिलते। तो इसका सही आंसर मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर इन्वेलप एंड प्लास्टिड्स। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द्वितीयक वृद्धि के समय एदा की तरंगित वलय, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। प्रश्न जो है मेरे दोस्तों एकदम हिट प्रश्न है और लाइन से सीधा उठा के पूछा गया है। यानी कि जब द्वितीयक वृद्धि होती है, सेकेंडरी ग्रोथ, उसके समय एदा की जो तरंगित वलय बनती है, यानी कि वेवी, आपने एक गाना भी सुना होगा, करण औज लगा माहौलपुरा वेवी। तो साथियों, ये जो वेवी वलय है, ये वेवी वलय किस में बनती है, द्विबीजपत्री तने में बनती है। ये सीधा सीधा याद करने वाली बात है। द्विबीजपत्री तने में बनती है, या द्विबीजपत्री जड़ में बनती है, या एक बीजपत्री तने में बनती है, या एक बीजपत्री जड़ में बनती है। दो ही प्रकार के अपने यहाँ पर जड़ और तना में अपन पढ़ते हैं अपने सिलेबस में, दो ही चीज़ें, एक तो द्विबीजपत्री का है और एक बीजपत्री का है। तो साथियों, ये जो बनती है वो बनती है द्विबीजपत्री जड़ में, यानी कि द्विबीजपत्री जड़ में जब आप सेकेंडरी ग्रोथ यानी कि द्वितीयक वृद्धि जब आप देखते हो, तो साथियों उस समय एदा की जो है तरंगित वलय, एक वेवी रिंग लाइक जो स्ट्रक्चर बनती है, वो किस में बनती है मेरे दोस्तों, द्विबीजपत्री जड़ में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा पद नर एवं मादा जनन संरचनाओं की भिन्न भिन्न पादपों पर उपस्थिति वर्णन के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। प्रश्न आसान है, लेकिन इसकी जो भाषा है वो थोड़ा सा आपको, क्योंकि जब एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठे रहते हैं तो भाषा का ही गेम है। भाषा में जितनी ज़्यादा आपके धैर्य, दिमाग और आपके हाथ में जितनी स्थिरता होगी, आप उतना ही अच्छे से गोले को सही फिल कर पाएंगे। अब पढ़ते हैं अपन इसके ऑप्शन के पर। विषम थैलेसी एक लिंगाश्रयी, उभय लिंगाश्रयी एक लिंगी। अब आपको पता है प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि नर व मादा की संरचना अगर अलग अलग प्लांट पर हैं, यानी कि भिन्न भिन्न पादप पर उपस्थित है, तो उस पादप को क्या कहेंगे। तो दोस्तों उस पादप को अपन क्या कहेंगे मेरे दोस्तों, उस पादप को अपन कह सकते हैं विषम थैलेसी। उसको कहते हैं अपन एक लिंगाश्रयी, एक लिंगी। क्या उभय लिंगाश्रयी कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे। उभय लिंगाश्रयी में तो एक ही प्लांट होगा और एक ही प्लांट पर नर भी होंगे और एक ही प्लांट पर मादा वाला भाग भी होगा। लेकिन यहाँ पर अलग अलग की बात कर रही है, तो यहाँ पर मेरे दोस्तों उसके लिए अपन इन तीनों का तो प्रयोग करेंगे, लेकिन ये जो चौथा शब्द है यानी कि ऑप्शन नंबर 3, इसका प्रयोग नहीं करेंगे। आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, उभय लिंगाश्रयी। एक बार इसको आप इंग्लिश में ज़रूर देखिए, क्योंकि ये जो चीज़ है मेरे दोस्तों, ये इंग्लिश में आप ज़रूर याद करें। हेटेरोथेलिक, डायोसियस और यूनिसेक्सुअल, मोनोइसियस। तो साथियों ये जो डायोसियस है, ये कंफ्यूज करता है बहुत सी बार। इसका अर्थ होता है एक लिंगाश्रयी। आप यहाँ पर डायो को दो समझ लेते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे डायो को क्या समझ लेते हैं, दो समझ लेते हैं, और इसको सीधा राइट आंसर लगा देते हैं। तो बल्कि ऐसा नहीं है, आप हिंदी में भी जरूर पढ़ें, हिंदी में इसको एक लिंगाश्रयी कहते हैं। अतः इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, उभय लिंगाश्रयी। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, पराशरण एक निर्बल सांद्रता के विलयन का एक सशक्त सांद्रता वाले विलयन में विषरण होने की क्रिया है। यहाँ पर यह पराशरण की परिभाषा से लिया गया सेंटेंस है, उससे जुड़ा हुआ सेंटेंस है। जबकि दोनों विलयन एक अर्धपारगम्य झिल्ली से अलग किए गए हों, उपरोक्त कथन में क्या त्रुटि है।
यानी कि ये जो परिभाषा आपके सामने है पराशरण की, इस पराशरण में क्या त्रुटि, इस पराशरण की डेफिनेशन में क्या त्रुटि है, ये नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से अपन को छांटनी है। देखिए, विलय की गति निर्दिष्ट नहीं है, डीपीडी का उल्लेख नहीं है, अर्धपारगम्य झिल्ली का व्यवहार निर्दिष्ट नहीं है, और चौथा ऑप्शन है सटीक सांद्रता इंगित नहीं है। अपन एक एक करके ऑप्शन की ओर तरफ बढ़ते हैं। सटीक सांद्रता इंगित नहीं है, सांद्रता के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन या लोअर कंसंट्रेशन, इसके बारे में जानकारी अपन को दी गई है। अर्धपारगम्य झिल्ली का व्यवहार भी यहाँ पर बताया गया है। मतलब अपन सबसे पहले, उससे पहले अपन जान लेते हैं कि साथियों जो पराशरण है उसकी परिभाषा के अंदर क्या क्या होना चाहिए। पराशरण की परिभाषा के अंदर सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक तो अर्धपारगम्य झिल्ली होनी चाहिए, दूसरा उसमें विलायक, विलियन नहीं, क्या है विलायक, सोलवेंट का मूवमेंट यहाँ पर बताया जाना चाहिए, यानी कि सोलवेंट के गति, यानी कि सोलवेंट में कैसा मोशन है उसके बारे में बताना चाहिए। दूसरा, अर्धपारगम्य झिल्ली की उपस्थिति और सोलवेंट का मोशन, यानी कि सोलवेंट में मूवमेंट, और फिर उनकी कंसंट्रेशन के बारे में यहाँ पर जानकारी हो, तो यहाँ पर पराशरण की जो परिभाषा है वो कंप्लीट होती है। यानी कि पराशरण की परिभाषा के लिए 3 एलिमेंट्स जरूरी है, अर्धपारगम्य झिल्ली, विलायक की गति और विलायक की सांद्रता। तो साथियों, इन 3 बिंदुओं में पराशरण की परिभाषा कंप्लीट होती है। अब अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर अर्धपारगम्य झिल्ली भी है, डीपीडी की अपन को जरूरत है ही नहीं, अर्धपारगम्य झिल्ली का व्यवहार यहाँ पर निर्दिष्ट, इसकी भी अपन को जरूरत है नहीं, सटीकता इंगित नहीं है, जबकि इसकी भी अपन को जरूरत नहीं। लेकिन सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण बात क्या होनी चाहिए थी, विलायक की गति। यानी कि विलायक की गति यहाँ पर पराशरण की परिभाषा का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जबकि यहाँ पर क्या बता रहे हैं, ये विलियन के बारे में बात कर रहे हैं। जबकि पराशरण की परिभाषा मेरे दोस्तों किससे कंप्लीट होती है, पराशरण की परिभाषा का जो मोस्ट कॉमन है विलायक की रूप में कंप्लीट होती है। और विलायक में भी मेरे दोस्तों जो सबसे ज़्यादा मोस्ट फेवर सभी उदाहरणों में काम में लिया जाने वाला विलायक है वो है वाटर। यानी कि यहाँ पर जल का उदाहरण देकर भी कई बार पराशरण की परिभाषाएं बहुत से वैज्ञानिकों ने कंप्लीट की है। तो यह दोस्तों यह था प्रश्न 63वें नंबर का, जिसको अपन ने बड़े ही अच्छे तरीके से समझा। अगले प्रश्न की ओर मेरे दोस्तों अपन बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, जीवाणु जैसे सूक्ष्म जीव अपने में उपलब्ध तरीकों की तुलना में बहुत अधिक संसूचना का कोडोन करते हैं, ये इंगित करता है। ये प्रश्न हिंदी में थोड़ा जटिल लग सकता है, इसको थोड़ा अंग्रेजी में देखिए। जेनेटिक कोड्स वाले टॉपिक से ये प्रश्न है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया encode much more information than the triplets they have. This indicates that. अब देखिए, प्रश्न ही उत्तर दे रहा है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव जैसे कि बैक्टीरिया इनकोड करते हैं अधिक इन्फॉर्मेशन देन द ट्रिपलेट्स दे हैव। तो ये बात सही है। अपन क्या देखते हैं, ट्रिपलेट जो है मेरे दोस्तों, अपने जो कोडोन है, कोडोन क्या करते हैं, बहुत सारे कोडोन कई बार एक सिंगल अमीनो एसिड को भी कोड करते हैं। तो साथियों, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, बैक्टीरियाज में क्या होता है और वायरसेस में क्या होता है, मेरे दोस्तों कि इनका जो जेनेटिक कोड है मेरे दोस्तों, इनके जो जीन्स है मेरे दोस्तों वो ओवरलैप कर जाते हैं। और वो ओवरलैप कर जाएंगे तो उनके पास अधिक से अधिक और ज़्यादा सूचना रहती है। कितनी ज़्यादा, मच मोर इन्फॉर्मेशन उनके पास, जीन्स के पास मिलेगी। तो इस ओवरलैपिंग की जो इस घटना है, जीन्स की ओवरलैपिंग की जो एक घटना होती है मेरे दोस्तों, इसमें क्या होता है, इनको रीड करना थोड़ा कठिन हो जाता है। तभी तो वायरस की स्टडी और बैक्टीरिया की स्टडी बजाय ह्यूमन की स्टडी के बजाय उनकी स्टडी, मतलब उनकी जीन्स की स्टडी थोड़ी कठिन होती है। अब देखिए, आप इसके 4 ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। द जेनेटिक कोड इज ओवरलैपिंग, जीन्स आर नॉन ओवरलैपिंग, ईच बेस पेयर कोड फॉर 1 अमीनो एसिड, जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग बट द जीन्स आर ओवरलैपिंग। तो चौथी बात मेरे दोस्तों यहाँ पर जो है वो ठीक लग रही है कि जेनेटिक कोड जो है वो नॉन ओवरलैपिंग होते हैं और डीजनरेट होते हैं। आपने सीधा सीधा सुना होगा, जेनेटिक कोड के जब अपन गुण पढ़ते हैं, इनकी विशेषताएं पढ़ते हैं, तो वहाँ पर एक लाइन आती है, जेनेटिक कोड नॉन ओवरलैपिंग है, डीजनरेटेड है, जबकि जीन्स क्या है, जीन्स ओवरलैपिंग है, जीन्स ओवरलैप कर जाते हैं। इसलिए जीन्स की स्टडी, यानी कि स्पेशली बात करें तो बैक्टीरिया और वायरसेस में कई बार ये स्टडी कठिन हो जाती है।
तो इसका सही आंसर मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ये प्रश्न कहाँ से आया है, ये प्रश्न आया है मेरे दोस्तों जेनेटिक कोड की विशेषताओं से, और सीधा सीधा लाइन पूछा है। जेनेटिक कोड की क्या विशेषता होती है कि ये नॉन ओवरलैपिंग होते हैं और ये डीजनरेटेड होते हैं। अब इसके बाद आगे चलते हैं, उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका ये अपना चैनल है मेरे दोस्तों एग्जाम हेल्पर आरपीएस या आरएसएसबी। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं डेली आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन वाले पीवाईक्यू क्वेश्चन वाले और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस वाले वीडियो मैं आपके सामने लाऊंगा। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए, और अब जो प्लेलिस्ट में जितने भी मेरे दोस्तों वीडियो आप उनको एक बार ज़रूर देखिए, और आप कमेंट करके आप अपने सजेशन दीजिए, अपने क्वेश्चंस पुटअप्स कीजिए। तो साथियों अपन मिलकर आपकी जो ये स्टडी है इसको बहुत आगे तक लेके जाएंगे और इसको एक सरल बनाएंगे। अब आगे का जो प्रश्न है मेरे दोस्तों उसकी ओर चलते हैं अपन। रसोपराशरणी केमिओस्मोटिक सिद्धांत के अनुसार एक आयन का स्वयं की विद्युत रासायनिक प्रवणता के निम्नगामी प्रवाह द्वारा एटीपी संश्लेषण संचालित होता है। यहाँ संबंधित आयन है। देखो ये प्रश्न है बहुत छोटा, सीधा और सरल पूछ लिया है। केमिओस्मोटिक के बारे में इसने पूछ लिया और पूरा सिद्धांत बता दिया। इन 3-4 लाइनों में इन्होंने पूरे सिद्धांत के बारे में बात कर दी और सीधा पूछ लिया कि भाई साहब वो आयन क्या है। अब जिसने सिद्धांत पढ़ा होगा तो वो आयन तो तुरंत बता देगा। तो उससे पहले अपन ने इसके सिद्धांत के बारे में देख लेते हैं। देखिए केमिओस्मोटिक थ्योरी क्या थी, ये किसने दी थी, ये दी थी दोस्तों पीटर मिशेल ने। किसने दी थी, मिशेल ने। अब ये जो पीटर मिशेल साहब थे वो उन्होंने कहा था कि मेरे दोस्तों कि यहाँ पर एक आयन है। अब वो आयन क्या करता है, वो स्वयं की जो विद्युत रासायनिक प्रवणता होती है उसके निम्नगामी प्रवाह, कौन सा प्रवाह, उसका निम्नगामी जो प्रवाह है मेरे दोस्तों उस पर एटीपी बनाता है। बिल्कुल एटीपी का निर्माण वहाँ पर होता है, और ये मोस्टली कहाँ पर होता है आपको ध्यान है, ये होता है अपने माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के पास, या फिर क्लोरोप्लास्ट की थाइलेकोइड जो झिल्ली होती है उसके पास। अब साथियों वो जो आयन है, वो जो आयन क्या फॉस्फेट है, कैल्शियम है, लोह है या हाइड्रोजन। तो मेरे दोस्तों वेल नोइंग अपन सब जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं, वो आयन है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पर क्या करता है, हाइड्रोजन अपनी प्रोटॉन प्रवणता के द्वारा, अपनी प्रोटॉन प्रवणता की क्षमता के द्वारा मेरे दोस्तों यहाँ पर एटीपी के निर्माण को प्रोत्साहन देता है। तो यहाँ पर एटीपी का जो ये संश्लेषण है मेरे दोस्तों केमिओस्मोटिक थ्योरी के माध्यम से जो यहाँ पर बताता है, वो उसमें कौन सा जो तत्व है वो काम आता है, वो आता है हाइड्रोजन। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुजीवी प्रक्रिया यानी कि एरोबिक प्रोसेस कौन सा है। लैक्टिक अम्ल किण्वन यानी कि लैक्टिक अम्ल का फर्मेंटेशन, ग्लाइकोलिसिस, अल्कोहलिक किण्वन और एसिटिक अम्ल किण्वन। अब आप देखिए लैक्टिक एसिड जो फर्मेंटेशन है उसमें मेरे दोस्तों यहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। तो मेरे दोस्तों ये भी एन एरोबिक प्रोसेस हो जाएगी, यानी कि ये एरोबिक प्रोसेस होगी क्या, नहीं होगी। ग्लाइकोलाइसिस में कहीं पर भी अपन को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो यह भी एन एरोबिक प्रोसेस हो जाएगी। अल्कोहलिक किण्वन एक प्रकार से शुद्ध रूप से एन एरोबिक फर्मेंटेशन प्रोसेस है, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार की यहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऊपर के जो तीनों ऑप्शन है मेरे दोस्तों, तीनों ऑप्शन में अपन को क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर तीनों ऑप्शनों में ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। लेकिन चौथा जो है एसिटिक अम्ल किण्वन, अब आपको पता है एसिटिक अम्ल जो फर्मेंटेशन है वो 2 स्टेप्स में होता है। पहली स्टेप्स में क्या होता है मेरे दोस्तों, पहली स्टेप्स में जो है शुगर से क्या बनता है, एथेनॉल। क्या बनता है, एथेनॉल। अब शुगर से ही बन गया मेरे दोस्तों यहाँ पर एथेनॉल। तो दूसरी स्टेप में क्या होगा मेरे दोस्तों, सेकंड स्टेप में हो जाएगा जो आपका जो एथेनॉल है वो वायु की उपस्थिति में क्रिया करेगा और आपके सामने एसिटिक एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा आपके सामने, CH3COOH बनाएगा। तो ये मेरे दोस्तों ये 2 स्टेप में होने वाला फर्मेंटेशन है। दोनों रिएक्शन आपको ध्यान होनी चाहिए। तो इसमें सही आंसर मेरे दोस्तों क्या हो गया, क्योंकि इसमें किसकी ज़रूरत पड़ गई, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ गई। ऑक्सीजन किसके साथ क्रिया कर रहा है, एथेनॉल के साथ क्रिया कर रहा है, और क्या बना रहा है, एसिटिक अम्ल किण्वन बना रहा है। अब इसमें कुछ बैक्टीरिया काम आते हैं। उन बैक्टीरिया के नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए। एक का नाम मैं बता रहा हूँ, दूसरे का नाम आप बताइए। एसिटोबैक्टर
एसिटाइल जिसे बोला जाता है, वो क्या बनाता है मेरे दोस्तों, एसिटिक अम्ल फर्मेंटेशन में काम आता है और एसिटिक अम्ल बनाने में मदद करता है। अगला जो बैक्टीरिया है साथियों उसके बारे में आप बताइए। सॉरी, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, अल्प प्रदीप्त काली पौधों में पुष्पीकरण पर क्रांतिक अदीप्त काल के दौरान लाल प्रकाश के निरोधी प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन किसके द्वारा, नीले प्रकाश के द्वारा, सदूर लाल प्रकाश के द्वारा, पराबैंगनी किरणों के द्वारा या हरे प्रकाश के द्वारा। प्रश्न हिंदी में मुझे थोड़ा सा टिपिकल लग रहा था, मैंने इसको अंग्रेजी में पढ़ के थोड़ा इसको आसान बनाया। देखिए, द इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ रेड लाइट ऑन फ्लोवरिंग ड्यूरिंग क्रिटिकल डार्क पीरियड इन शॉर्ट डे प्लांट्स। अब देखिए आप, बात है यहाँ पर एसडीपी की, किसकी बात है, एसडीपी की, यानी कि शॉर्ट डे प्लांट्स की यहाँ पर बात की जा रही है मेरे दोस्तों। किसकी बात की जा रही है, शॉर्ट डे प्लांट की बात की जा रही है। अब शॉर्ट डे प्लांट में मेरे दोस्तों क्या होता है, रेड जो लाइट है, रेड लाइट कैसा प्रभाव डालती है, इनहिबिटरी इफेक्ट डालती है। अब ये इनहिबिटरी इफेक्ट में क्या होता है मेरे दोस्तों, इसमें जो पुष्पन की जो क्रिया होती है, पुष्पन की जो क्रिया होती है, फूल निकलने की, वो क्रिया यहाँ पर अवरुद्ध हो जाती है, यानी कि वो क्रिया यहाँ पर प्रारंभ नहीं होती, वो यहाँ पर शो नहीं होती, तो यहाँ पर पुष्पन की क्रिया नहीं होती। अब अपन को क्या करना है, अब अपन का प्रश्न कह रहा है कि ये जो रेड लाइट से जो इफेक्ट यहाँ पर जनरेट हुआ है फ्लोरिंग के लिए, तो अपन को ये इनहिबिटरी इफेक्ट यहाँ पर समाप्त करना है। कौन सा इफेक्ट अपन को समाप्त करना है, ये इनहिबिटरी इफेक्ट जो है मेरे दोस्तों, ये जो निषेध कर रहा है, पुष्पन का निषेध कर रहा है, इस इफेक्ट को अपन को क्या है, समाप्त करना है। तो देखिए, रेड लाइट इफेक्ट, रेड लाइट की वजह से ये एसडीपी में ये बात हुई, तो इसको अपन कैसे समाप्त करेंगे मेरे दोस्तों, इसको समाप्त करेंगे अपन फार रेड लाइट से। किसकी मदद से, फार रेड लाइट। अब फार रेड लाइट क्या करेगा मेरे दोस्तों, फार रेड लाइट जो है मेरे दोस्तों, इसका जो फाइटोक्रोम था, फाइटोक्रोम रेड लाइट की वजह से मेरे दोस्तों किस में चला गया था, एक्टिव फेज में। किस में चला गया था, एक्टिव फेज में। और एक्टिव फेज में जाके वो क्या बना रहा था, वो बना रहा था मेरे दोस्तों यहाँ पर पुष्पन की क्रिया को रोक रहा था। लेकिन जैसे ही अपन फार रेड लाइट एसडीपी प्लांट पर डालेंगे, तो फार रेड लाइट से क्या होगा मेरे दोस्तों, ये जो पुष्पन की जो क्रिया अवरुद्ध हुई थी वो वापस प्रारंभ हो जाएगी और इनका जो फाइटोक्रोम है मेरे दोस्तों वापस अपनी इनएक्टिव फेज में आ जाएगा। तो इसका सही आंसर मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, फार रेड लाइट। साथियों, बहुत ही शानदार प्रश्न था, हालांकि सीधा सटीक प्रश्न था, लेकिन इसकी लैंग्वेज थोड़ी क्लिष्ट थी, तो इससे उत्तर देने में कई बार बच्चे हड़बड़ी में गलत कर जाते हैं। तो यही एक अच्छे एग्जाम की एक खासियत यहाँ पर होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न है, जेई डायमंड ने हानिकर चतुष्क का वर्णन जैव विविधता को नुकसान पहुंचाने वाले 4 प्रमुख कारणों के रूप में किया है। निम्नलिखित में से कौन सा चतुष्क में सम्मिलित नहीं है। देखिए, ये जो जेई डायमंड ये जो जेई डायमंड थे, उन्होंने हानिकार चतुष्क, द इविल क्वाड्रेट, क्या है, द इविल क्वाड्रेट। साथियों, बहुत ही फेमस घटना है ये दोस्तों। ये जो बात इन्होंने मेरे दोस्तों जो बताई थी, है ना, ये बताई थी इन्होंने 1984 में। कब बताई थी साथियों, 1984 में। अब ये क्या करते हैं, इन्होंने जो 4 बातें, 4 कारण बताए, ये जो 4 रीजन इन्होंने 4 फैक्टर बताए, ये 4 फैक्टर क्या करते हैं, बायोडाइवर्सिटी का भयंकर लॉस बताते हैं। यानी कि इन 4 कारणों की वजह से बायोडाइवर्सिटी में एक भारी नुकसान देखने को मिलता है। तो ये बात जेड डायमंड ने बताई, 1984 में बताई। अब इनमें से 3 जो फैक्टर है वो तो नीचे दिए, ऑप्शन में दिए हुए हैं। एक फैक्टर है जो ऑप्शन में नहीं है, तो पहले अपन बता लेते हैं कि वो 4 फैक्टर कौन कौन से हैं। 4 फैक्टर है मेरे दोस्तों, आवास लोप एवं विखंडन, यानी कि जब जैव विविधता में, यानी कि बायोडाइवर्सिटी में विभिन्न जंतुओं के आवास ही खत्म हो जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा। दूसरा मेरे दोस्तों अतिदोहन, यानी कि बायोडाइवर्सिटी में अपन किसी भी चीज़ को, यानी कि किसी भी एक पक्ष को अगर बहुत ही ज़्यादा उपयोग में लेने लग जाएंगे तो फिर भी बायोडाइवर्सिटी का लॉस होने लग जाएगा। तीसरा है सह उन्मूलन, यानी कि अपन क्या करेंगे, अगर एक ही जगह अनेक प्रकार के
अनेक प्रकार की विविधताओं को उत्पत्ति प्रदान करेंगे, तो आपस में जीवन के लिए संघर्ष करेगी। इससे भी मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों ये जो 3 कारण हैं वो तो यहाँ पर सीधे-सीधे बता गए, लेकिन चौथा क्या था? चौथा वो था एलियन स्पीशीज़। चौथा क्या था मेरे दोस्तों, एलियन स्पीशीज़ जब आ जाती है तो उससे भी क्या होता है मेरे दोस्तों, बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुँचता है। प्रदूषण के बारे में उन्होंने कोई चर्चा नहीं की थी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, प्रदूषण। यानी कि सही आंसर तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। लेकिन वो जो चौथा कारक जो है, यानी कि 4 फैक्टर उन्होंने जो बताए थे द इविल क्वाड्रेंट के, वो चौथा जो कारण क्या हो गया, वो हो गया मेरे दोस्तों एलियन स्पीशीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, पोल्यूशन। तो दोस्तों अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, एक बार ज़रूर इसे शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक पोषक तत्व जल के प्रकाश संश्लेषणीय ऑक्सीकरण में अभिष्ट हैं? जल का जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें से कौन सा तत्व है जो ज़रूर वहाँ उपस्थित होना ही चाहिए उसके ऑक्सीडेशन में? मैग्नीशियम नहीं, मोलिब्डेनम नहीं, मैग्नीज लोह। तो साथियों वेल नोइंग, अपन सब जानते हैं कि मैग्नीज ऐसा तत्व है जो जल के प्रकाश संश्लेषणीय ऑक्सीकरण में वहाँ पर उपलब्ध होना ही चाहिए, तभी यहाँ पर जल का ऑक्सीडेशन होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, मैग्नीज। और आज की सीरीज़ का साथियों, क्योंकि वीडियो लंबा होता दिख रहा है, लास्ट प्रश्न की ओर अपन बढ़ रहे हैं, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने दोस्तों के साथ, आपका ये अपना चैनल है मेरे दोस्तों, मेरा चैनल नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ, ये आपका अपना चैनल है। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आप जितना कहोगे, आप जितना सपोर्ट करोगे, मैं उतने ही PYQs और अन्य सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, चाहे वो टीचिंग मेथड के हो, तो टीचिंग मेथड के हो या फिर वो साइंस से जुड़े हुए सब्जेक्ट के हो, मैं आपके सामने, मेरी कोशिश रहेगी जितना ज़्यादा हो सके मैं आपके सामने उनको सोल्व करने की और आपके पास लाने की कोशिश करूँगा। उसके अलावा भी अगर आपके भी कोई भी स्टडी से रिलेटेड कोई भी टिप्स वाइज या कुछ भी आपके पर्सनल क्वेश्चन हो तो मुझे आप मेरे टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से तंत्र से चिकनी पेशी, हृदय पेशी और अंगों और ग्रंथियों के प्रकार ये नियमित होते हैं? पराअनुकंपी, अनुकंपी, केंद्रीय तंत्रिका और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो आप देखिए, चिकनी पेशी, हृदय पेशी और अंग और ग्रंथियों के जो प्रकार ये नियमित होते हैं उनको कंट्रोल करता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, यानी कि ANS जो है मेरे दोस्तों, इन सब पर कार्य करता है। तो इसका सही आंसर मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो आज की सीरीज का साथियों लास्ट प्रश्न था। आप अपने दोस्तों के साथ ये सीरीज शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।